नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन का आगाज देहरादून से खबर से। अप्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए ये बड़ी खबर है। अप्रवासियों के लिए अप्रवासी सेल गठित किया गया है और आपको बता दें कि प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए ये विशेष सेल है जिसका गठन है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूके में की गई थी प्रवासी सेल संबंधी घोषणा। जी हाँ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा अपने लंदन प्रवास के दौरान की थी। लंदन में इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करने गए थे। इस दौरान प्रवासियों से उन्होंने मुलाकात की थी। उत्तराखंड के लोग जो यूके में रह रहे थे उनसे मिले थे और इस मौके पर सीएम की तरफ से इसको लेकर घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बीते महीने लंदन में देश के बाहर रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों हेतु अप्रवासी सेल गठित करने की घोषणा संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है। भारतीयों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम भी बनाया है, एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ। राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सही। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, प्रवासियों के लिए जिस तरह से गठित ये किया गया है सेल, इसको लेकर क्या भूमिका नजर आती है, क्या फायदे होते नजर आते हैं और जिस तरह से वादा किया गया बहुत जल्दी से पूरा कर दिया गया, इसको लेकर कह सकते हैं कि सरकार की उपलब्धि भी है। आरती, हाँ देखिए, इन्वेस्टर समिट होनी है और इसी के तहत क्योंकि देश और विदेश में रोड शो भी होने थे, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होने थे, तो जी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन पहुंचे थे। जी लंदन में रोड शो था, बर्मिंघम में रोड शो था। तो उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे प्रवासी हैं जो इन देशों में रहते हैं। लंदन में मुलाकात हुई है उनकी, ब्रिटेन जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और बहुत सहयोग उत्तराखंड के रहने वाले लोगों ने इस रोड शो के दौरान किया, उस कार्यक्रम के दौरान किया। तो तभी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहीं से घोषणा की थी कि एक अप्रवासी सेल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में ही इसका एक दफ्तर भी रखा जाएगा। और क्योंकि उत्तराखंड के लाखों लोग विदेशों में काम करते हैं, उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। जब वो उत्तराखंड पहुंचते हैं या उत्तराखंड राज्य की मदद करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टर से ही संबंधित कोई मामला कार्य करना चाहते हैं, तो किसी तरह की कोई परेशानी उनको ना हो, इसके लिए एक सेल का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने क्योंकि ब्रिटेन में ही इसकी घोषणा कर दी थी और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस उत्तराखंड में लौटे तो उसके 2 दिन बाद ही जियो भी जारी कर दिया गया। और जियो जारी होने के बाद अब इस सेल को एक रूप दिया गया है। इसमें 5 जो आला अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। आईएएस है और आईपीएस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अप्रवासी सेल के अध्यक्ष रहेंगे और इसके साथ ही जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो सदस्य रहेंगे, समन्वयक रहेंगे। विनय शंकर पांडे हैं, आर मीनाक्षी सुंदरम है, अभिनव कुमार है, तो ये बड़े आला अधिकारी हैं जो इस सेल में रहेंगे। और अप्रवासी उत्तराखंड में आकर के अब राज्य के लिए वो चाहे वापस आना चाहे या कोई बिजनेस करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, तो उनके लिए स्वागत रहेगा। और ये कम्युनिकेशन की तरह ये सेल काम करेगा। क्योंकि पहले होता क्या था, जो एनआरआई है, उत्तराखंड के बाहर रहने वाले लोग हैं, जब वो उत्तराखंड में आते हैं तो उनका कम्युनिकेशन नहीं बन पाता था सरकार के साथ। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इस सेल के बनने से स्पेशली उन लोगों को राहत मिलेगी जो उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं, विदेशों में अपना अलग मुकाम रखते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए भी उनकी चाहत है, उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं या दोबारा से वो यहाँ आना चाहते हैं। तो ये जो सेल है ये कम्युनिकेशन की तरह काम करेगा और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो अप्रवासियों को, उसके लिए काम करेगा। आरती, अच्छा, देखिए, सेल काम करने वाला है उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी इसको लेकर पहुंचाई है दर्शकों तक। तो प्रवासियों के लिए प्रवासी सेल का ये गठन कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी यूके दौरे पर गए थे, इसी दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया था और अब गठन भी कर दिया गया है।
और अब खबर हरियाणा से है, पंचकुला से है। माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर में हवन यज्ञ में शामिल हुए हैं सीएम। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहते नजर आए हैं कि हमने केंद्र सरकार को खत लिखा है, हमने कई योजनाएं बनाई है। हरियाणा में विकास तेजी से हो रहा है, आध्यात्मिक स्थलों का विकास हुआ है। एक विकसित हरियाणा बनाने पर जोर दे रही है सरकार। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता पंचकुला से तारा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तारा का रुख करते हैं। तारा, सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं माता मनसा देवी मंदिर, हवन यज्ञ किया, उसके बाद देखिए प्रेस से भी मुखातिब हुए हैं। सरकार की कौन सी योजनाओं को लेकर बातचीत करते नजर आए हैं, क्या कुछ उनकी बातचीत में खास दिखा? जी बिल्कुल, देखिए आज द्वारा माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका, पूजा अर्चना की और उसके बाद हवन यज्ञ किया और देश प्रदेश की जो सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। इस मौके पर जो है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और कैबिनेट मंत्री जो है कंवल गुप्ता वो भी मौजूद थे। तो इसके अलावा उन्होंने इस अवसर पर जो पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया है कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार हरियाणा के जो धार्मिक स्थल है उनके लिए लगातार कार्य कर रही है। 100 से ज्यादा ऐसी जगहों को जो है चयनित किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि धार्मिक पक्ष से जो है हरियाणा के जितने भी धार्मिक स्थल है उनमें किसी प्रकार की जो है पैसों की कमी नहीं आनी जाएगी, क्योंकि उनको रख रखाव और देखभाल के लिए जो है हरियाणा सरकार काम कर रही है। और खासकर आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो अग्रोहा में खुदाई हो रही थी, पुरातत्व विभाग के द्वारा जिस प्रकार से लगातार खुदाई की जा रही थी वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से केंद्र के द्वारा जो है एक पत्र भेजा गया है, क्योंकि अब वो खुदाई दोबारा से शुरू की जाएगी। और जिस प्रकार से अग्रोहा धाम के जो इतिहास रहा है उनके जो अवशेष हैं वो खुदाई में मिल पाएंगे। और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन के ये राजधानी है जो अग्रोहा धाम उनको माना जाता है, तो आज उन्होंने इस अवसर पर शुभकामनाएं भी दी और साथ ही कहा है कि जो हिसार में मौजूद अग्रोहा धाम है या अन्य जो धार्मिक स्थल है उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो है काम कर रही है और आगे भी करती नहीं आएगी। जी, हरियाणा सरकार देखिए इसको लेकर कार्य कर रही है और सीएम ने इसको लेकर जानकारी दी है कि आध्यात्मिक जो स्थल हैं, पौराणिक जो स्थल हैं उनका विकास होगा। पुरातत्व महकमा इसको लेकर कार्य कर रहा है। हरियाणा की कई जगहों का सीएम मनोहर लाल ने जिक्र किया है। कौन कौन सी खास जगह रखी हैं और क्या पंचकुला के मंदिर भी इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, इसमें जो है पंचकुला के जो शक्तिपीठ है, चाहे माता मनसा देवी हो, चंडी माता मंदिर हो, काली माता मंदिर हो या फिर अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन जी की जो है राजधानी कहा जाता है, इसके अलावा जितने भी जो हरियाणा के धार्मिक स्थल हैं उनकी जो है यहाँ पर बात की गई थी और कहा गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा खास विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और खासकर आज नवरात्र का पहला दिन है और इस पावन अवसर पर जो है महाराजा अग्रसेन की जयंती भी है, तो इसको लेकर जो केंद्र द्वारा जो पत्र भेजा गया है कि उस जो धार्मिक स्थल की खुदाई द्वारा से हो जाए तो उससे कई जो पुरातत्व जो चीजें हैं वो पता लग पाएंगी, अग्रोहा धाम का इतिहास पता लग पाएगा और कई नई चीजें जो है निकल कर आएंगी। तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों को जो है देखभाल और रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार की एक अच्छी पहल जी शुरू हुई है। चलिए तारा, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब खबर की तह तक में बढ़ते हैं आगे। बात हम करेंगे हिमाचल की शिमला से खबर के। यहाँ पर जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल का मामला है। पंचायत स्तर पर काम ठप हो गया है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपील की कर्मचारियों से कि काम पर वापस लौट आइए, आपकी जो मांगे हैं उन पर सरकार विचार करेगी। अब अपील का कितना असर होगा ये देखना होगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से अपील जरूर की गई है। यहाँ आपको बता दें कि हड़ताल पर जिला परिषद कैडर के कर्मचारी चले गए हैं। जनजीवन पर इसका बड़ा असर हो रहा है। पंचायत स्तर के कार्य ठप पड़ गए हैं और कर्मचारियों से पंचायत मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आह्वान किया है कि हड़ताल को समाप्त करें। और ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से खबरें अभी तक के ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये कहा है कर्मचारियों से कि आप अपनी हड़ताल समाप्त कर दीजिए, जनजीवन पर असर हो रहा है। क्या उनकी अपील का असर होता दिख रहा है? अगर अपील का असर नहीं तो क्या बातचीत की जाएगी हड़ताल पर गए कर्मचारियों से?
बिल्कुल देखिए, पहले भी एक दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं बनी थी और उसी जी। वजह से जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी हड़ताल को आगे जारी रखा और अभी जी। भी जो कलम छोड़ो हड़ताल है, वो चल रही है। जी। इनकी मांग ये है कि हमें पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अलग से एक जिला परिषद का कैडर बनाया गया है, तो इसमें हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमें पंचायती राज विभाग का कर्मचारी बनाया जाए और पहले से ही हम सारा काम जो है वो पंचायती राज विभाग का कर रहे हैं। तो जी। इसमें पंचायत सचिव हैं, पंचायत सहायक हैं, तकनीकी सहायक हैं और भी जो इस कैडर में अलग-अलग वर्ग के कर्मचारी हैं, वो सभी कर्मचारी आते हैं। करीब 4700 से ज़्यादा इनकी संख्या है पूरे प्रदेश में। तो जिला स्तर पर अभी भी तंबू गाड़कर ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन इस तरह का हड़ताल हो रही है। लेकिन इस हड़ताल की वजह से अब कामकाज पंचायतों का बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर पंचायतें हैं, वहाँ पर लोगों को जो डे टू डे काम पंचायतों के पड़ते हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पंचायत सचिवों ने अपना कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया है। और अब आने वाले समय में जो ये भी निर्णय लिया गया है कि जो पंचायत घर हैं, क्योंकि उनकी जो चाबियां हैं वो पंचायत के पास होती है, तो वो भी वो सरकार के हवाले करने वाले हैं। ऐसा भी इनकी तरफ से किया गया है और कुछ जगह इस तरह का कदम उठाया भी गया था। लेकिन इसमें अब सरकार की तरफ से जो पंचायती राज मंत्री हैं अनुज सिंह, उनकी तरफ से अपील की गई है कि आप अपनी हड़ताल छोड़कर वापस आ जाएं, क्योंकि प्रदेश में आपदा के बाद राहत और पुनर्वास का काम चला है। पंचायतों को जो काम होना है, पंचायतों में लोगों के डंगे लगने हैं, घर जो उठाए गए हैं, उन घरों को ठीक करना है, नए घर बनाए जाने हैं, उसमें अलग-अलग योजनाओं के तहत वो घर बनाए जाने हैं। तो ये राहत पुनर्वास का काम जल्दी से होना चाहिए। कई जगह फौरी राहत मिली है नुकसान की, अब उनको पूरी राहत उसमें मिलनी है। तो ये तमाम चीजें होनी है, लेकिन वो काम सारा ठप हो गया है। और जो राज्य सरकार ने भी 4500 करोड़ का आर्थिक पैकेज अनाउंस किया था, उसमें भी 1000 करोड़ रुपए मनरेगा के भी हैं और जो मनरेगा का काम है वो भी इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। कई जगह काम जो है जिस तरह से जो असेसमेंट होती है, बाकी जो कागजी औपचारिकताएं होती है, वो काम नहीं हो पा रहा है। नए वर्क ऑर्डर इशू होने होते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो कामकाज अब बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है और इससे अब हालांकि सरकार भी चिंतित है, लेकिन अपनी मांग पर कर्मचारी अड़े हुए हैं और उनका सीधी उनकी मांग ये है कि हमारे एक तो जो ड्यूज है वो हमें दिए जाए। एरियर मिलना था छठे वेतनमान का, वो अभी तक नहीं मिला, उसको भी मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो प्रमुख मांग है कि हमें विभाग में मर्ज किया जाना चाहिए, हमें पंचायती राज विभाग का कर्मचारी बनाया जाना चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो ये आर पार एक टकराव जैसी स्थिति बनी हुई है, ये कब जो है इसमें ये गतिरोध टूटता है और इसमें पहल कौन करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपक्ष भी इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष के विधायक वो इनके धरनों में जाकर, इनकी हड़ताल जहां पर इनकी हो रही है वहां जाकर इनके साथ खड़े हो रहे हैं और उसमें सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पूर्व सरकार थी उस वक्त इनके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए थे, लेकिन अब वो फिर से रोक दिए गए हैं। तो ये आंदोलन हम कह सकते हैं कि लंबा भी खिंच सकता है अगर समय रहते सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई या इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है, तो उस स्थिति में ये आंदोलन लंबा खिंच सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायतों का कामकाज है, लोगों के जो काम होते हैं, किसी ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हैं या फिर पंचायतों से जुड़े कई बार कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, बाकी और जो पंचायत सचिव का जो काम रहता है, वो काम पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं और उसमें आम लोगों को भी अब परेशानी उठानी पड़ रही है। जी। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिएगा प्रदीप। एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। अब देखना होगा कि कर्मचारियों और सरकार के बीच कब तक सहमति बन पाती है। अब एक और बड़ी खबर है, ये खबर भी शिमला से है। पहाड़ों की रानी शिमला में शुरू हुई है हल्की बरसात, रात भर तेज हवाएं चली है। नवरात्र के पहले दिन बरसात, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। और देखिए, मौसम ने बदल ली है करवट, हल्की ठंड का हो रहा है एहसास। नवरात्रों के आगमन के साथ हुई है हल्की बरसात, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बने आसार और मौसम ने करवट बदल ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, मौसम में ये बदलाव किस तरह का देखते हैं? हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, एक तरफ नवरात्रों का आगमन और दूसरी तरफ बरसात का, क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, हम कह सकते हैं कि मानसून की विदाई के बाद अब सर्दी का आगाज हो गया है और आज पहला नवरात्र है और ऐसे में जो बीती रात थी उसमें ऊंचाई वाले इलाके प्रदेश के वहां पर बर्फबारी हुई है। और शिमला की बात करें तो यहाँ रात भर पहले तेज तूफान चला, अभी भी तूफान चल रहा है और इसके साथ साथ हल्की बारिश जो है वो हो रही है। सुबह के समय में भी हल्की बारिश हुई, लेकिन शिमला के लिए हम अच्छी बात कह सकते हैं कि बारिश हुई है, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर जो देवदार के पेड़ है उससे पोलन गिरता है, तो ये नुकसानदायक रहता है सेहत के लिए और जब बारिश होती है तो वो झड़ जाता है और फिर सामान्य स्थिति बन जाती है। तो शिमला के लिए जो ये बारिश हुई है फिलहाल वो अच्छी बारिश
बारिश हुई है और इसके साथ साथ प्रदेश के अन्य इलाकों में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का भी जो पूर्वानुमान है, आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, उसमें लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। कुल्लू का जोड़ी दर्रा की बात करें, वहां पर भी बर्फबारी, हल्की बर्फबारी हुई है, यानी सीजन का पहला हिमपात हुआ है। कुल्लू जिला में भी कुछ इलाकों में और शिमला के भी कुछ इलाकों में, चांशल के क्षेत्र में ये जानकारी है कि हल्की बर्फबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं सर्दी का आगाज हो चुका है और जो बर्फबारी का सीजन है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है और ठंड जो है बढ़ गई है। पहले देखा जा रहा था कि जी। सुबह शाम के समय ठंड जो थी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब ठंड थोड़ी तेज हो गई है। अगर आज से कहें तो आज हम अनुभव कर पा रहे हैं कि ठंड यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हो गई है। और इसके साथ साथ जो आज पूरे दिन भर के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है कि जो शिमला है, बाकी ऐसे इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो गर्जना के साथ बारिश होनी है, हल्की बारिश होनी है। और इसके साथ साथ जो लाहौल स्पीति का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, कुल्लू का इलाका है, मंडी के ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम अब करवट ले ली है मौसम ने, सर्दी का आगाज हो चुका है क्योंकि शारदीय नवरात्रि भी आज से शुरू हो गए हैं और जी। पहले दिन से ही हम कह सकते हैं कि बर्फबारी और उसके साथ साथ बारिश के साथ इन नवरात्रों की शुरुआत हुई है। जी। अच्छा देखिए प्रदीप, इस बार हमने मानसून देखा है, मानसून ने कहर बरपाया है और अब जिस तरह से ठंड का आगाज हो रहा है, मौसम में एक परिवर्तन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठंड पड़ रही है तो बहुत पड़ रही है, या समय में एक बदलाव है, क्या वो बदलाव इस बार नजर आता है? क्या ठंड थोड़ा जल्दी आ गई है, बर्फबारी जल्दी होनी शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए इसकी एक वजह तो ये भी रही कि जो मानसून सीजन था वो इस बार लंबा खींचा है और जी। ज्यादा बारिश प्रदेश में हुई है, तो इस वजह से भी ये मौसमी बदलाव हुआ है। हालांकि पूर्व में हमने इस विषय को लेकर जब मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात की तो उन्होंने भी इस बात की अंदेशा जताया था कि जो सर्दी है इस बार वो थोड़ा जल्दी आएगी और हिमपात की संभावना हालांकि अभी नहीं थी जिस तरह से अभी हुई है कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में, तो वो भी जल्दी हुई है। न केवल अभी की, इससे पहले भी हम बात करें कुछ दिन पहले तो जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र है वहां पर हल्की बर्फबारी हुई है। आज पूरे लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है और इससे जी। जो वहां के मुख्य मार्ग है वो बाधित हुए हैं। वहां का जो लोकल पुलिस है उसकी तरफ से भी इसको लेकर जानकारी साझा की गई है कि अभी बर्फबारी हो रही है, तो अभी सफर लोग ना करें ऐसे क्षेत्रों की तरफ जहां पर जो बर्फबारी की जी। वजह से वो मार्ग बंद हो जाते हैं। तो जी। कहीं ना कहीं जो मौसमी बदलाव है उसका जरूर असर है। ग्लोबल वार्मिंग का आपने जिक्र जी। किया, वो देखी जा रही है इस बार बिल्कुल, भी एक तरह की बदलाव जरूर स्थिति देखा यहाँ जा पर रहा देखने है, को सर्दियों मिली का है। आगमन वक्त से पहले हो गया है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो खबर की तह तक में अब हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम इजराइल की। इजराइल से भारतीयों का तीसरा जत्था दिल्ली पहुंच गया है। इजराइल में हालात बिगड़े, बार बार सायरन बज रहे थे, बहुत सी जगहों पर विस्फोट की खबरें आ रही थी, बहुत से लोगों की जान भी गई थी। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन अजय। दिल्ली पहुंचा है ये तीसरा जत्था। संकट के बीच फंसे भारतीयों की हुई वतन वापसी। इजराइल में फंसे 274 भारतीयों के दिल्ली पहुंचने का आज दिन रहा। और अगर हम बताएं भारतीयों को लाने के इस ऑपरेशन की बात, तो ये ऑपरेशन अजय जारी है। अभी तक 918 भारतीयों के वतन वापसी हो पाई है। तो 918 लोगों को वापस लाया गया है भारत, वतन वापसी हो पाई है। इजराइल में देखिए बम धमाके शुरू हो गए हैं। हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया था, बहुत से लोगों की जान गई थी, बहुत से यहाँ पर रॉकेट दागे गए थे। इन बम धमाकों के बीच वहां फंसे भारतीयों की जान जोखिम में आ गई थी। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय शुरू किया गया और ऑपरेशन अजय के तहत ही भारतीयों की सकुशल वतन वापसी हो पा रही है। पहले तो थोड़ा बहुत पैनिक था। हमारे सिटी में इतना ज़्यादा पैनिक नहीं था, बट जब सायरन आते थे तो थोड़ा होता था। बच्चों के साथ सायरन, जब वो उधर से रॉकेट होते, जब वो लोग भेजते हैं रॉकेट खमास वाले या गाजा वाले, तो यहाँ पे सायरन, उस दौरान आप लोग क्या करते थे? हम लोग बचने के लिए शेल्टर में जाते थे। हाँ, वहाँ पे सारी बिल्डिंगों में शेल्टर बना रखे हैं तो बहुत सेफ होता है। तो बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत और पैनिक हो जाता है। करंट सिचुएशन, दिल्ली का सायरन बजता है, कभी कभी रॉकेट आते हैं तो उस टाइम हम थोड़ा पैनिक होता है। आप कैसा फील कर रहे थे वहाँ पे? थोड़ा पैनिक था जब खासतौर से बच्चों के साथ, क्योंकि जब सायरन आता था तो थोड़ा ज़्यादा पैनिक होता था, क्योंकि हमें भागना पड़ता था। कभी खाना खा रहे हो तभी भागना। इंस्ट्रक्शंस थे वहाँ पे रहते? होम कमांड एक ऐप है वहाँ पे और उसमें उसके इंस्ट्रक्शन थे कि आपको वाटर सबके लिए 3 लीटर पर डे के हिसाब से पाइल अप करना है शेल्टर के अंदर, थोड़ा फूड और बेसिक नेसेसिटी वाली जैसे। करंट सिचुएशन
चलिए सिचुएशन नॉर्मल है, इतना हाइक भी नहीं मगर थोड़ा प्रॉब्लम भी है वहाँ पर, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर रही है। तो प्रॉब्लम इतनी वर्स्ट भी नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं हम कह सकते। हाँ, सिचुएशन थोड़ा मतलब साउथ पार्ट में थोड़ा क्रिटिकल है मगर नॉर्थ पार्ट नॉर्मल है, नॉर्थ में ऑलमोस्ट नॉर्मल है। चलिए सिचुएशन नॉर्मल है, इतना हाइक भी नहीं मगर थोड़ा प्रॉब्लम भी है वहाँ पर, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर रही है। तो प्रॉब्लम इतनी वर्स्ट भी नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं हम कह सकते। हाँ, And since we are so many Indians in Israel, it's a difficult task, but I think we took an initiative very early on, and it's amazing. We are very thankful, and more than us, I think our families are very happy, and they would be much more thankful. So I was studying in Weizmann Institute, which is in central Israel. So that area was pretty safe. So there was like a siren every 2 day or 3 day, whatever, and then. We had shelters in our building, so we were told like just go to the shelters whenever we hear a siren. So yeah, and but as like no one knows what will happen there. काफ़ी सायरन्स वगैरह बज रहे थे। मैं रिशॉन में थी। रिशॉन तेल अवीव से 8 किलोमीटर साउथ में है सिटी, और मैं एक फेलोशिप के लिए इजराइल गई थी, और वहाँ पे काफ़ी कुछ पिछले एक हफ्ते से we've been just like running in and out of bomb shelters, sirens बजते हैं और हमें 90 seconds में सेफ रूम या शेल्टर में भागना होता है। तो और जेट्स वगैरह काफ़ी like there is a lot of thundering and jets are like flying at lightning speeds overhead. सच बोला जाए तो इंटेंसिटी तो बहुत हाई है, चारों तरफ से, उत्तर से भी हो रही है और दक्षिण से भी फायरिंग हो रही है, और जब भी साइलेंस की आवाज़ आती है तो हमें सेफ्टी जगह में एंट्री करनी पड़ती है और वहाँ हमें 10 मिनट रहनी पड़ती है। फिर उसके आधार पर फिर हम वहाँ से बाहर निकलते हैं। और कॉलेज कुछ नहीं हो रही है, सारे कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है, कुछ जगह पर नॉर्मल एक्टिविटी है, मॉल खुले हुए हैं, बाकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। अभी बहुत ज़्यादा हाइप है साउथ की साइड में, बट नॉर्थ इज़ मच कामर। एंड ऑल्सो बट जब हमारी फ्लाइट जाने वाली थी तो हमें नोटिफिकेशन आया है कि अंडरग्राउंड जाओ, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं। सो वी वेटेड फॉर लाइक 10-15 minutes एंड दैट्स इट। That couple of reasons. One, of course, is that fear that something might hit them. Although, after having been taken by surprise, I think Israel has gathered its things in a more orderly manner now. However, with the universities being closed, general atmosphere of fear and preparations that are going on their side in Israel, I think our people also feel that they should not unnecessarily become burdened out there and come back home and go back when things pan out in a better manner. So this is the fourth one. There's another flight which will come tomorrow. चलिए इसी के साथ ही खबर की तह तक में बस इतना की। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।